Hello guys, how are you? I hope you are doing well. Today we are going to discuss a more interesting topic on members of the solar system. This is a part of geography. तो जियोग्राफी के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो उससे मैंने बंद किया हुआ था। उसके बाद हमने कुछ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए, आफ्टर दैट कुछ जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो मैंने सोचा कि आज जो है हम फिर से जियोग्राफी के ऊपर कुछ और लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जो कि मैंने ज़रूरी समझा। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो नॉलेज को स्प्रेड करने से, नॉलेज को बांटने से किसी के अंदर कोई कमी नहीं आती है। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम जो है अपना लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है ये जियोग्राफी के अंदर है, मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सोलर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? सन आता है। उसके बाद द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स आर मून्स हम इन्हें बोलते हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स एंड मेटियर्स। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन भी आता है, इसके अलावा जो बाकी 8 प्लैनेट्स हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके अलावा इन 8 प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इस तरह हर बाकी जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं। और इस सन, 8 प्लैनेट्स एंड दियर सैटेलाइट्स के अलावा और भी हजारों की तादाद में छोटी छोटी हेवनली बॉडीज जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं। और उन हेवनली बॉडीज का नाम जैसे एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है एंड मेटियर्स है। तो ये सारी की सारी चीजें जितने भी मैंने यहाँ पे नाम आपके साथ बताए, ये सारे के सारे नाम जो है वन बाय वन जो है हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो है हम सिर्फ सन के बारे में डिस्कस करेंगे। सन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सन के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो फैक्ट्स जो है मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बाकी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चीज़ें भी आपके सामने पेश करूंगा। तो पहली बात जो है आज हम सन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं सन के बारे में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा, सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सन का पहला फैक्ट क्या है कि सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर जो है किसको माना जाता है? सन को माना जाता है। तो यहां से हमारा एक ऑब्जेक्टिव निकल जाता है कि सेंटर ऑफ और सोलर सिस्टम जो है क्या है, तो वो है सन, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वो है इट्स साइज इज 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी अर्थ से 30 लाख टाइम जो है ज्यादा है साइज हमारे सन का, ठीक है। सन का जो साइज है 30 लाख टाइम्स है एज दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ छोटी है, अर्थ एक प्लेनेट है, सन एक स्टार है, ठीक है। अर्थ में और सन में क्या फर्क है? अर्थ प्लेनेट है और सन स्टार है। तो जितना हमारा अर्थ का साइज है इससे 13 लाख टाइम्स बड़ा साइज है सन का, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो किसको कहा जाता है? सन को कहा जाता है कि सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी बेस पे हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ जो मेंटेन है, हम लोग जिंदा है, तो वो हमारा सन ही है। सन जो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। हम सोलर एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो सन की वजह से ही है, ठीक है। तो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है लाइफ के लिए जो अर्थ के ऊपर है, इसके अलावा बाकी किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ नहीं है, ठीक है। तो सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो है पांचवा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपोजिशन ऑफ सन के
बारे में है कि सन जो है बना किस चीज का है। तो सन इज कंपोज्ड ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन होता है, उसके बाद 25% ऑफ हीलियम एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये कंपोजिशन आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 71% इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, 26.5% इसके अंदर हीलियम होता है, और इसके अलावा 2.5% जो इसके अंदर बाकी के एलिमेंट्स होते हैं। मेजॉरिटी जो इसके अंदर है वो हाइड्रोजन की है और हीलियम की। ये दो मेन गैसेस हैं जो हमारे सन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर गैसेस फाउंड इन द सन, ठीक है, फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ सन, ठीक है। तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे हमारे पास हीलियम आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या है, विद इन द सन, सन के अंदर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम, सन के अंदर ही हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीलियम, लेकिन किस वजह से होता है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ना कि न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। फ्यूजन होता है हमारे पास क्या, मिलना, फ्यूज हो जाना, और फिजन होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, टूटना। तो यहाँ पे फ्यूजन होती है ना कि फिजन होती है। आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सन के अंदर जो हाइड्रोजन की कन्वर्जन होती है हीलियम के अंदर, तो वो किस प्रोसेस से होती है, तो वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। अब ये कन्वर्ट होता क्यों है, तो ये कन्वर्ट होगा जब हीलियम में, तभी जो है अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जो है ये निकाल सकता है, ठीक है। तो कैसे जो है हमारे पास सन जो है हीट और लाइट को रिलीज करता है, जब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी कन्वर्जन हीलियम में होती है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, रिलीजिंग ए ट्रीमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, होप यू आर गेटिंग मी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा 8th पॉइंट है, इट हैज अ सरफेस टेम्परेचर, मतलब सन के पास का जो टेम्परेचर है, सन सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, या अर्थ पे नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 5778 केल्विन। अगर हम इसको कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में तो वो बनता है 5504.85 डिग्री सेल्सियस। कैसे, जो केल्विन में है हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 5778 केल्विन में से आप 273.15 माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर फरिहाट में अगर हम देखें तो 9940.73 डिग्री फरिहाट टेम्परेचर जो है सरफेस होता है, सरफेस टेम्परेचर होता है सन का, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज जो हमें याद रखनी है, कोई सी एक भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट 9th पॉइंट जो है, शाइनिंग सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। जो अर्थ सन का शाइनिंग सरफेस होता है, जो हमें चमकता हुआ दिखता है, उस सरफेस को फोटोस्फीयर कहते हैं। वो किस शक्ल का होता है, इट अपीयर्स लाइक ए डिस्क शेप जैसा होता है, एनर्जी को रेडिएट करेगा एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये फोटोस्फीयर जो हमें ये भी बोल सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द सन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे ऑप्शन में आपके पास लिखा होगा फोटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, और भी जैसे लिथोस्फीयर, वो तो हमारे अर्थ की लेयर्स के बारे में आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए स्फीयर पीछे से मीजोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फोटोस्फीयर कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो सन का शाइनिंग सरफेस होता है वो फोटोस्फीयर होता है, और यही फोटोस्फीयर जो है एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ 10th जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस इज कॉल्ड कोरोना, ठीक है। ये कोरोना वायरस कोरोना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी सन का पार्ट है, आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। सन्स एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, तो वो जो है बहुत ही थिन हार्ड गैसेस की बनी हुई होती है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना, ठीक है। कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ थिन हार्ड गैसेस एंड इज कॉल्ड कोरोना, ठीक है। तो ये था हमारा आज सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी मुझे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सन के बारे में लगेंगे तो हम उससे कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।